हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लगे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आईएसओ 14001 2015 यानी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्लॉज नंबर 6.1.2 जो कि है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। आज इस क्लॉज को हम समझेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या होता है, व्हाट इज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। ठीक है, इसके बाद इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है इसको देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या होती है उसको हम देखेंगे और हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के लिए क्राइटेरिया किस तरह से डिसाइड किया जाता है। क्राइटेरिया फॉर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो कि ये बताएगा कि ये जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, इसकी बात हम करेंगे। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को डिटरमाइन करते हैं, जब भी हम डिटरमाइन करते हैं किस चीज को, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को, तो हमें किन किन चीजों को कंसीडर करने की जरूरत होती है। तो इस तरह से कुछ 4 5 6 पॉइंट्स हैं जिनको हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपको इसकी वजह से ये जो पूरा क्लॉज है आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसको बनाना बहुत जरूरी है। एक एस्पेक्ट इंपैक्ट का रजिस्टर बनता है। ठीक है, जब भी आप आईएसओ 14001 के लिए जाते हैं तो वहां बड़ा जरूरी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो, ताकि आपका एक सोचने का तरीका डेवलप हो और आप एस्पेक्ट इंपैक्ट रजिस्टर को बेहतर तरीके से बना सके। तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी कि हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट होता क्या है। तो समझिए यहां पर बेसिकली क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई एक्टिविटी करती है, कोई प्रोसेस करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है या कोई सर्विस देती है, तो होता कुछ इस तरह है कि उसकी वजह से, उस प्रोसेस की वजह से जब भी कोई एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस का एनवायरनमेंट के साथ जब भी इंटरेक्शन होता है, तो ये जो इंटरेक्शन है इस इंटरेक्शन को एनवायरमेंटल एस्पेक्ट कहा जाता है। मतलब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस हो गई, ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस ने ये जो बाहर की तरफ जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के साथ जहां इंटरेक्शन किया, ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है इसको एनवायरमेंटल एस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटिंग की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, प्लेटिंग की प्रोसेस कर रही है। अब इस प्लेटिंग की प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, इस प्लेटिंग की प्रोसेस की वजह से केमिकल वेस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहा है या हजार्डस वाटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहा है। ठीक है, या वाटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहा है या कोई केमिकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहा है। अब जब ये केमिकल यदि जाकर किसी नदी में, किसी रिवर में, किसी रिवर वाटर में जाकर मिल जाए तो क्या होगा, ये पानी जब रिवर वाटर में जाकर मिलेगा तो यहां जिस जगह पर ये इंटरेक्शन हो रहा है, इस इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। अभी बात सिर्फ मिलने की हो रही है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस इन्वायरमेंट के साथ जब भी इंटरेक्ट करती है तो उस इंटरेक्शन को इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा मतलब है। उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए हमने बताया प्लेटिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, केमिकल वेस्ट निकल रहा है, हैजार्डस वेस्ट निकल रहा है, या मान लीजिए वाटर निकल रहा है किसी भी तरह का। ठीक, वो जाकर जब भी कहीं पर किसी नदी के पानी में मिलता है या मान लीजिए जमीन पे मिलता है, लैंड में जाकर वो मिल रहा है, जमीन में, ये इन्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें जब वो जाकर मिलता है, जब वो इंटरेक्शन करता है, इस इंटरेक्शन को इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड एनवायरमेंट।
आपको ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है, डिटरमाइन करना होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कहां कहां हो रहा है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो प्रोसेस की जा रही है, जो एक्टिविटी की जा रही है, जो सर्विस दी जा रही है, उसमें ये चीजें कहां कहां पर हो रही हैं और या हो सकती हैं। आपको इसको आइडेंटिफाई करना होता है, उस इंटरेक्शन को पता करना होता है। दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। पहली चीज तो ये हो गई कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए, अभी हमने यहां पे बात करी सिर्फ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की। अब आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली उसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, और इस इंपैक्ट को कहते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। ठीक है, स्पेलिंग में मत कंफ्यूज होइएगा, स्पेलिंग गलत हो सकती है क्योंकि वो लिखने में चीजें गलत हो जाती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कहने का मतलब यह है कि जब भी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो रही है, ठीक है, मतलब कि जब भी प्रोसेस इंटरेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट के साथ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ता है, और इसे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कहते हैं। तो एस्पेक्ट है तो इंपैक्ट डेफिनेटली होगा। ये इंपैक्ट जो है ये दो तरह से हो सकता है, या तो ये अच्छे पॉजिटिवली भी हो सकता है या नेगेटिवली भी हो सकता है। ये कुछ फायदेमंद भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, या नकारात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, जब ये पॉजिटिव होता है तो हम यहां से अपॉर्चुनिटीज पता करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी रिस्क और अपॉर्चुनिटी की बात होती है तो हमसे कहा जाता है कि आपको अपनी रिस्क और अपॉर्चुनिटी कहां से आइडेंटिफाई करना है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से। ठीक है, तो जब पॉजिटिव होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है, और जब ये कुछ नेगेटिव नजर आता है तो रिस्क नजर आती है। ये क्लियर है? एक और चीज समझिए, यहां एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? यह है कॉज, कारण। ठीक है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है? कारण। और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या है? इफेक्ट, प्रभाव। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के बीच में, इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन, अगर मैं बात करूं रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, तो यह है कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है इनके बीच। तो अब अगर मैं बात करूं कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, एग्जांपल की देख लेते हैं एक, है ना, इनके बीच में रिलेशन की बात कर ली, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है दोनों के बीच। हमने एस्पेक्ट की बात करी कि जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस हो रही है प्लेटिंग की, और उसकी वजह से निकल रहा है केमिकल। ठीक है, और यह केमिकल मान लीजिए कहां जा रहा है? वाटर में, रिवर वाटर में, नदी के पानी में जाकर अगर यह मिलता है, तो यह जो इंटरेक्शन हो रहा है यह है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। ठीक है, और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट यह होगा कि इससे वाटर पॉल्यूशन होगा। वाटर जो है नदी का वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो वाटर पॉल्यूशन क्या हुआ? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। ठीक, ये है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। इस एस्पेक्ट का ये इंपैक्ट है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। इसकी वजह से ये हुआ, जब ये इंटरेक्शन हुआ, ये इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हुआ, जब नदी के पानी में जाकर प्लेटिंग की प्रोसेस से निकला हुआ केमिकल या वाटर मिक्स हो गया, तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कहलाया, और उसका एक इफेक्ट पड़ा। वो इफेक्ट क्या था कि वो जो पानी था नदी का वो पॉल्यूटेड हो गया, वो प्रदूषित हो गया, तो ये हो गया वाटर पॉल्यूशन, और ये हो गया इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। तो ये कॉज है, ये इफेक्ट है, दोनों के बीच कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है। जब भी आप एस्पेक्ट इंपैक्ट की स्टडी करें, जब भी आप एस्पेक्ट इंपैक्ट का रजिस्टर बनाएं, ध्यान रखिए कि आप जब भी एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट क्या है वो कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर आप पता करिएगा, उसको समझिएगा। क्लियर?
अब बात ये आती है कि जब भी मैं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को पता करूंगा तो मुझे किन किन चीजों को, किन किन स्टेजेस को कंसीडर करना है, क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेजेस होंगी जो उसमें मुझे कंसीडर करना है। तो देखिए यहां पर बात होती है कि जब भी आप इसको कंसीडर करने की बात करते हैं तो आपको लाइफ साइकिल अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ठीक, लाइफ साइकिल अप्रोच का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है, ठीक, लेकिन आपको एक 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 एक, एक लिमिट आपकी होनी चाहिए, उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी लाइफ कितनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं केमिकल की। ठीक, मैं केमिकल की बात कर रहा हूं। केमिकल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है जो मैं इस्तेमाल करता हूं। अब मुझे यहां पर देखना है कि अगर मैं केमिकल ला रहा हूं, इसकी इनकमिंग में कर रहा हूं, ठीक, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इनकमिंग इसकी हुई। अब इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इसका क्या एस्पेक्ट हो सकता है, इसका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है। तो ये केमिकल जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आया तो हो सकता है कि ये जमीन पर ढुल जाए, ये बिखर जाए, ठीक है, ये गिर जाए। ठीक, अब उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि लैंड कंटेमिनेशन हो सकता है। तो मैंने जो अप्रोच अपनाई वो कहां से शुरू करी, यहां से। ठीक, अब इसके बाद ये केमिकल हो सकता है मेरी अगली प्रोसेस में जाए। ठीक, वो प्रोसेस हो सकती है प्रोडक्शन की प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या हो सकता है, ये इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इसका क्या निकलेगा, इसको मुझे कंसीडर करना है। फिर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, या डिस्पैच में कर रहा हूं, उस समय क्या चीज हो सकती है, क्या क्या ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट मुझे नजर आ रहा हो। ठीक है, तो आपको जब भी आप इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को डिटरमाइन करें, आपके अप्रोच लाइफ साइकिल अप्रोच वाली होनी चाहिए। आपको कंसीडर करना है लाइफ साइकिल को। ठीक, जो आपके उसमें आता हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सभी को उसमें ले लें। मान लीजिए डिजाइन आपके उसमें आपको लगता है कि नहीं है, पार्ट नहीं बन रहा है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव में, अगर मैं सोचूं तो आप उसको एस्केप करिए। ठीक, तो ये एक और बात हुई। अगला हम बात करते हैं कि अगर मैं जब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, उसका पता लगाने की बात कर रहा हूं, उसको डिटरमाइन करने की बात कर रहा हूं, तो क्या मुझे सारे प्रोडक्ट लेना है, क्या मुझे सारे रॉ मटेरियल लेना है, क्या ये जरूरी है कि मैं हर रॉ मटेरियल को उसमें कंसीडर करूं। तो इसकी कोई जरूरत होती नहीं है। आप ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, आप ग्रुप बना लीजिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके यहां पर 4 टाइप के केमिकल आते हैं, 4 टाइप ऑफ केमिकल्स आपके आ रहे हैं। ठीक, आप देख लीजिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है तो आप इन सभी को एक कैटेगरी में रख दीजिए, एक कैटेगरी में इनको रख दीजिए आप कि ये सब केमिकल ए टाइप के हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपके यहां पे मान लीजिए 4 केमिकल है। जैसे मैंने कहा आपके आ रहा है एक केमिकल एक्स, एक केमिकल है वाई, एक है जेड और एक है डब्ल्यू। ठीक है, इस चारों की कैरेक्टरिस्टिक एक तरह की है। अब आप इन चारों को केमिकल ए नाम दे दीजिए। ठीक है, एक कैटेगरी इसकी बना दी आपने, और जहां जहां पे इनका जिक्र आ रहा हो आप डिटरमाइन करने जा रहे हो, आप इन सबको एक जगह पे ले लीजिए। आप ऐसा मत करिए कि आप एक्स के लिए अलग बना रहे हैं, वाई के लिए अलग बना रहे हैं, जेड के लिए अलग बना रहे हैं, डब्ल्यू के लिए अलग बना रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। केमिकल केमिकल की तरह आप उसको ट्रीट करिए। क्लियर, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप वहां लिखे कि ये केमिकल और इस तरह की बात। आपको लगता है कि आप उनको एक तरह से एक साथ एक ग्रुप में लेके एक कैटेगरी में तैयार करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी है तो आप ये करिए। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, मान लीजिए आप 10 तरह के पार्ट बनाते हैं। ठीक है, पार्ट 1 2 3 से लेके पार्ट 10 तक आप बनाते हैं। ठीक है, पार्ट 1 2 3 ऐसे ऐसे करके आप 10 पार्ट तक आप बना रहे हैं। एक ही चीज है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ माइनर सा फर्क है। ठीक, अब आप उसको एक कैटेगरी में डाल दीजिए, एक ग्रुप में आप उसको डाल दीजिए।
ठीक है, एक कैटेगरी में, एक ग्रुप में उन सभी को डाल दीजिए, उन सभी पार्ट्स को, और उनका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट आप पता करिए। ठीक है, आपको अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग तरह से बनाने की जरूरत नहीं है ना। मतलब मान लीजिए एक प्रोसेस हो रही है सभी 10 पार्ट में, एक ही प्रोसेस हो रही है प्लेटिंग फॉर एग्जांपल, ठीक। तो अब आप ये मत करिए कि पार्ट 1 के लिए आप बता रहे हैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या होगा, पार्ट 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, जबकि आपको पता है कि तीनों का सेम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट होना है। तो आप ऐसा मत करिए, आप सभी को एक ग्रुप में ले लीजिए। क्लियर, ये चीज आप ध्यान रखिए। अगली बात, जब भी आप इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को पता करने की बात करते हैं, डिटरमाइन करने की बात करते हैं, तो आपको कुछ चीजों को कंसीडर करना है। आप क्या चीजें कंसीडर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने कहा कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस ने इंटरेक्ट किया इन्वायरमेंट के साथ, प्लेटिंग की प्रोसेस से केमिकल निकला, केमिकल जाके मिल गया पानी में, तो ये इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट था। तो आप इस तरह से चीजों को कंसीडर करिए। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोसेस की वजह से क्या एमिशन टू एयर हो सकता है ना। मान लीजिए अगर मैंने प्रोसेस करी, उस प्रोसेस से धुआं निकल रहा है, वो धुआं कहां जाएगा? एयर में जाएगा, ठीक, और एयर को पॉल्यूट करेगा। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में मैं एमिशन टू एयर, कि मेरी प्रोसेस से जो धुआं निकला वो कहां एमिट हो सकता है? एयर में, ठीक है। इसी तरह से वो कहां जा सकता है? वाटर में जा सकता है, ठीक, या जिसे हम कह रहे हैं रिलीज टू वाटर, रिलीज टू वाटर। एक और बात हमने कही थी कि वो रिलीज टू लैंड, है ना, जमीन पे भी जा सकता है। या जो मेरी एक्टिविटी है, मेरा प्रोडक्ट है, मेरी प्रोसेस है, मेरी जो सर्विस है, उसका क्या हो सकता है? एक, जब मैं वो कर रहा हूं तो इन्वायरमेंट से किस तरह से इफेक्ट कर सकता है वो, कि वो रिसोर्स पे किसी तरह का कोई आपको रिसोर्सेज जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, उन पे आपको इनका कोई फर्क नजर आए। फॉर एग्जांपल, मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, वहां पर मैं पेपर यूज कर रहा हूं। अब जब मैं पेपर यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि कोई पेड़ कटा होगा, तो नेचुरल रिसोर्सेस वहां पर आ गए, पेड़ कटा तब जाके पेपर बना, तो नेचुरल रिसोर्सेस का मुद्दा आ गया। तो जब भी मैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को कंसीडर डिटरमाइन करूं तो मुझे इन चीजों को कंसीडर करना होगा, इन कुछ चीजों को मुझे कंसीडर करना चाहिए। जैसे एनर्जी, एनर्जी सोर्सेस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहा हूं मैं, उस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो ये क्या हो रहा है? एनर्जी कंजम्पशन, है ना, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, है ना। आप बात समझ रहे हैं? बात समझना बहुत जरूरी है। जब आप एस्पेक्ट इंपैक्ट का रजिस्टर बनाएंगे, ये सारे पॉइंट उसमें आते हैं। ये हम उस हिसाब से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप एस्पेक्ट इंपैक्ट का रजिस्टर बनाएं तो आपको पता होना चाहिए क्या बात हो रही है, किस तरह से हो रही है। एग्जाम्पल भी हमने दिया कि जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस, प्लेटिंग की प्रोसेस हो रही है, उससे केमिकल रिलीज हो रहा है, वो केमिकल मान लीजिए रिलीज टू वाटर, वाटर में रिलीज हो गया, ठीक, तो ये एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया। या वो लैंड में रिलीज हो गया, रिलीज टू लैंड, तो ये एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? यहां पे जल प्रदूषण हो जाएगा, वाटर कंटेमिनेशन हो जाएगा, है ना, और यहां क्या होगा? लैंड कंटेमिनेशन होगा, जो भूमि है वो खराब होगी, मृदा प्रदूषण होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें एस्पेक्ट इंपैक्ट स्टडी में भी आती है, एस्पेक्ट इंपैक्ट का जो रजिस्टर बनाएंगे उसमें भी आती है। कहने का मतलब ये जो जो हम आपको बतला रहे हैं इस वीडियो में, वो सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द एस्पेक्ट इंपैक्ट रजिस्टर अपने दिमाग में रखनी है। इस तरह से आपको सोचना है। क्लियर? यहां पे ये बात हुई। अब हमने एक बात कही थी कि सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। देखिए, आपको यहां पे जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है वो दो तरह की हो जाती है ना। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जो है वो दो तरह की हो जाती है, एक तो हो जाती है सिग्निफिकेंट, ठीक, और एक हो जाती है नॉन सिग्निफिकेंट, कि चलो ठीक है, ठीक। अब इस सिग्निफिकेंट के लिए हमें यह पता करना है कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट सिग्निफिकेंट है क्या। सिग्निफिकेंट मतलब थोड़ी सी सीरियस हो, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो, थोड़ी इंपॉर्टेंट हो, जिस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है, जो ज्यादा मेजर इफेक्ट डाल सकती है इन्वायरमेंट के ऊपर, है ना, तो उसको हमें पता करना जरूरी होता है। तो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, यह पता करने के लिए एक तो तरीका है कि आप क्राइटेरिया बनाएं, ठीक है। क्राइटेरिया बनाएं कि भैया जो इफेक्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा,
ठीक है, उसकी स्केल क्या होगी, कहां तक वो पड़ेगा, ठीक है, वो सीवियर कितना होगा, मतलब कितना डेंजर हो सकता है, ठीक, उसका वो उसके अलावा प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, है ना, उसके होने के चांसेस कितने हैं, और उसकी ड्यूरेशन वो कितनी देर तक हो सकता है, ठीक है, वो इफेक्ट कितनी देर तक हो सकता है, इसको बोलते हैं एसएसपीडी क्राइटेरिया। ये होता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को लेकर, कि जब भी एस्पेक्ट हुआ उसका इफेक्ट पड़ेगा, इंपैक्ट होगा, वो इंपैक्ट कितना होगा, कैसा होगा, किस तरह का होगा, मतलब स्केल वो कहां तक है, क्या वो जब इफेक्ट हुआ, जब मेरे कोई एक्टिविटी हुई उसकी वजह से, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि केमिकल था, केमिकल लीकेज हो गया, केमिकल मान लीजिए ढुल गया, ठीक है, लीकेज नहीं हुआ, ढुल गया, अब वो जब ढुला तो वो लैंड को उसने इंटरेक्ट किया, तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया, अब उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट कहां तक पड़ेगा, उसकी स्केल क्या है, क्या वो सिर्फ उतने पर्टिकुलर एरिया तक पड़ेगा, या वो मेरी कंपनी तक प्रभावित कर सकता है, या वो मेरे पूरे उस शहर को प्रभावित कर सकता है, या उससे भी ज्यादा जा सकता है, ठीक है, तो ये स्केल हो गई। सीवियरिटी, वो कितना डेंजर है, क्या उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्या उससे थोड़ा हल्का फुल्का ये है कि आदमी स्लिप मार जाएगा, या ये है कि उसकी वजह से आदमी की नाक में कुछ वो गंध चली जाए और उसको चक्कर वक्कर आ सकते हैं, उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ जाए, या ये हो सकता है कि वो आदमी खत्म हो जाए, मर जाए, ठीक, तो ये सीवियरिटी हुई। प्रोबेबिलिटी, उसके होने के चांसेस कितने हैं, क्या वो रोज हो सकता है, क्या वो महीने में एक बार हो सकता है, क्या वो हफ्ते में एक बार हो सकता है, क्या वो साल भर में एक बार हो सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है उसकी। और उसकी ड्यूरेशन कितनी देर तक वो रहता है, क्या वो अगर ढुला, वो केमिकल अगर गिरा तो क्या मैं उसको इंस्टेंट साफ कर सकता हूं, तो ड्यूरेशन कम हो गई, है ना, तो उसका ड्यूरेशन कम हो गया, या उसको साफ करने में मुझे कुछ ज्यादा दिन लग जाते हैं, ठीक है, इस हिसाब से आपको ड्यूरेशन तय करना है, एसएसपीडी क्राइटेरिया। तो ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपका जो इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट होगा, है ना, मतलब आपने इसको 1 से लेकर 4 तक दिए, इसको भी 1 से 4 तक दिए, इसको भी 1 से 4 तक नंबर दिए, इसको भी 1 से 4 तक आपने नंबर दिए, मान लीजिए 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए और 1 इसका हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो रहा है। आप ये कहते हैं कि जो 8 है वो इतना सीवियर नहीं है, आपने मान लीजिए कहा कि जब इक्वल और मोर देन 32 होगा एसएसपीडी, तो ये हम इसको, इस इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को हम क्रिटिकल या सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो ये क्राइटेरिया है जो तय करेगा कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है, तो एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया इसमें, या दूसरा तरीका जिससे आपको ये पता चलेगा कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो ये है कि क्या ये लीगल रिक्वायरमेंट है ना, कोई चीज अगर लीगल रिक्वायरमेंट है तो आपको उसको हमेशा सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में कंसीडर करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि आपके यहां से धुआं निकल रहा है ना, या आपके यहां से मान लीजिए, जैसे हमने कहा कि आपके यहां से केमिकल जो है वो चांसेस है कि वो जाकर नदी में मिल जाए, ठीक है, तो ऐसी जो चीजें हैं, ये अगर लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल की एक लिस्ट होती है, वो आप बनाते हैं, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन में उसकी जिक्र होता है, तो लीगल रजिस्टर में आता है। तो अगर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो आपकी बाय डिफॉल्ट ही सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी का कंसर्न है, आईपीसी बोलते हैं इंटरेस्टेड पार्टी कंसर्न, ठीक है, तो उसको भी सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को डिटरमाइन करें, पता करें, तो आपको देखना है वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। जो इस क्राइटेरिया में आती है, मतलब 32 से ज्यादा हो गई तो क्राइटेरिया के हिसाब से सिग्निफिकेंट हो गई, लीगल रिक्वायरमेंट और सिग्निफिकेंट हो गई, आईपीसी है तो सिग्निफिकेंट हो गई, इसके अलावा जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो गई। ये आप इस तरह से इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट में क्लासिफाई करते हैं, और ये भी आपके एआई स्टडी में या एआई रजिस्टर में आता है। ये काम आपको इस क्लॉज में करने का कहा गया है। यह है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।